यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं टीवी और फिल्म अभिनेता अमित बहल से जी श्याम की बातचीत। ये है उनकी फिल्मों की एक झलक। ये फिल्म है भूतनाथ। मेरी बड़ी सुनो जरा, चलो करें कुछ मजा, थोड़ी शरारत कुछ शैतानी काम, कोई गड़बड़ का। दुर्गामती। बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। जिंदगी एक ऐसा गम, कैसा ये हुआ जो भी हुआ है, दिल की है ये कथा, खुदा इस रात की सुबह का। श्रोताओं नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियोज में एक ऐसे कलाकार आए हुए हैं जिनसे स्टूडियो अनजाना नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि टीवी जो है वो इतना जाना पहचाना है कि 100 सीरियल तो इन्होंने कर दिए हैं। और फिल्मों की जहां तक बात है तो फिल्मों में भी जो इन्होंने शिरकत की है और जो किरदार निभाए हैं उनसे इनकी एक अलग पहचान बनती है। 1994 की बात करते हैं, जो पहला सोप ओपेरा आया था शांति, उसमें आप थे। हमारे कई साथी हो सकता है कि पहचानने के लिए कोशिश कर रहे होंगे और पहचान भी जाएंगे। आप जो हैं सिंटा, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। MESE मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल के मेंबर भी हैं। और कहना यह है कि वॉइस आर्टिस्ट से लेकर जो प्रेजेंटेशन होता है कार्यक्रमों का, उसकी योजना होती, बहुत सारी बातें हैं। इतनी सारी बातें आपसे जुड़ी हुई हैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए कि मैं क्या बताऊं। जैसे ही आप आवाज सुनेंगे तो पहचान जाएंगे कि हाँ, ये आवाज तो रेडियो की ही है। वो अलग बात है कि सिनेमा में और फिल्मों में भी उसने अपना जलवा दिखाया है। मैं यहाँ पर बड़े ही प्यार के साथ, बड़ी ही आत्मीयता के साथ स्वागत करता हूँ अमित बहल जी का। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और विविध भारती का, ऑल इंडिया रेडियो का, कि मुझे बुलाया और दोबारा कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं ये स्टूडियो देख के, और श्रोताओं से रूबरू होने का एक और मौका मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ। अब बात कहाँ से शुरू करें, इसके लिए कठिन ये हो गया है कि इतने सारे आपने काम किए हैं कला के क्षेत्र में खास करके। तो हम ऐसा करते हैं कि जो आज की स्थिति है, जहाँ पर अभी वर्तमान में हम हैं, आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं, कितने सारे काम, कितने अच्छे काम, कितनी कोशिशें, बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई होंगी। तो यहाँ पर इस मुकाम पर आकर आप जब पलट कर देखते हैं, मुड़कर देखते हैं, तो अपने आप को फिलहाल कहाँ पाते हैं? मुझे लगता है कि मैं फिलहाल अपने आप को एक ऐसी रूह के रूप में देखता हूँ कि जो बहुत ही असंतुष्ट है। मतलब ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि कुछ और वर्ष दे दे, क्योंकि लगता है कि बहुत सारे काम और बाकी हैं। मुड़ के देखता हूँ तो हाँ, बहुत काम किया। दर्शक, इंडस्ट्री, माता पिता, मित्र, रिश्तेदार, सह कलाकार, गुरु, सबने बहुत साथ दिया। लेकिन एक जिसको कहते हैं ना, जो आर्टिस्ट होता है जी, अगर वो सही मायने में आर्टिस्ट है तो कभी संतुष्ट नहीं होता। सेटिस्फैक्शन शब्द ना उसकी डिक्शनरी में होता नहीं है जी। तो शायद मेरे साथ भी वो हो रहा है। और कई बार ये लगता है कि यार इतना कर लिया। तो गुरु टैगोर की जो लाइन है कि द वुड्स आर लोनली, डार्क एंड डीप, बट देयर आर प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो अब ये है कि ये बहुत काम करने बाकी हैं। हाँ, अच्छा लगता है कि आपके काम को सराहा गया है, आप जिस मकाम पर हैं। हाँ, काम को लेकर संतुष्ट हूँ, जहां हूं वहां संतुष्ट हूँ, लेकिन अच्छा काम करने की एक जिज्ञासा, एक मंशा अभी भी है। अभी भी लगता है कि बहुत से अच्छे काम नहीं कर पाया। जैसे मुझे लगता है कि अभी मुझे वेब की जो स्पेस है और जो OTT प्लेटफॉर्म से मुझे और काम करना चाहिए। अब जो कि एक नया एवेन्यू आया है पॉडकास्ट का, उसको ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। कुछ फूड पॉडकास्ट करने चाहिए, खाने से मेरी रुचि है। मुझे लगता है कि रंगमंच में जिस तरह के नए बदलाव आ रहे हैं उनको फिर से एक्सप्लोर करना चाहिए। सिनेमा जिस तरह के नए उथल पुथल से गुजर रहा है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और टेलीविजन, चूंकि उसको अब पता चल गया है कि सिर्फ ये कांजीवरम साड़ी और बड़ी बड़ी माथे पर बिंदियां और रसोई से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा। और अच्छा कंटेंट आ रहा है तो उसका भी हिस्सा बनना चाहता हूँ। जैसे मतलब
वो होता ना कि आशुतोष राणा ने एक बार मुझसे कहा था कि हमें दिल तो एक जिद पर अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। दोस्त है हमारे, तो जैसे उनकी फीलिंग है मेरी भी वही फीलिंग है। बट हाँ, कुछ और करने के लिए आपने कुछ किया हो इसलिए आप और कर सकते हैं, है ना। तो ये है कि मुझे इंडस्ट्री ने, दर्शकों ने और मेरी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स ने ये मौका दिया कि मैं आज ये पहुंच के सिलेक्टिव हो सकता हूं और नए काम, अच्छे काम, इनोवेटिव काम को ढूंढ सकता हूं। और रन ऑफ द मिल या कॉम्प्रोमाइजिंग वाला काम या रोजमर्रा का जो काम है, जो काम होता है, जो क्रिएटिविटी नहीं होती, जिसमें आप कोई नयापन नहीं ला पाते या ढूंढ पाते हैं, ना तो आप दे पाते हैं ना दर्शकों को आप में दिखेगा वो, तो उससे ऊपर उठ चुका हूं। तो इसीलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मकाम पर हूं एट दिस मोमेंट। कुल मिला के जो शुरू में आपने असंतुष्ट कहा तो हम सभी घबरा गए थे, सुनने वाले भी, लेकिन आपने उसे डिफाइन कर दिया जी। बड़े प्यार के साथ। चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने जाने वाले लौट के आना, सुनो जाने वाले लौट के आना, कोई राह देखे भूल न जाना, तुम बिन पल पल रहूंगी मैं बेकल बनके बेहल, संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने
फिर से यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि जो कुछ आपने जो कर दिया है उसको लेकर, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि अभी जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जो एवेन्यूज नए खुले हैं आपके लिए, नए रास्ते आ रहे हैं, उस पर करना है, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है और इसका हिस्सा आप हैं ही। आप हमेशा ही सक्रिय रहे हैं और सक्रिय रहेंगे, और आपके जो अनुभव का लाभ आपके छात्रों को भी मिलता है और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, और जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें मिलता है। बहुत कुछ किया है, शांति जैसे कि, तो आप उसका जिक्र कीजिए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसा दौर था जब ये सोशल मीडिया नहीं था जी। उस दौर में जो आपकी पॉपुलैरिटी थी, जो आपकी लोकप्रियता थी, और जितने काम उस समय आपने किए हैं, वो निश्चित रूप से आपको प्रोत्साहित तो करते ही होंगे, कई बार खुशी भी देते होंगे दिल में, और आप चाहते होंगे कि उस तरह का काम भी अब मैं कर सकूं। आज की बात कर रहा हूँ श्याम जी, मैं आज जिम में था जी, जिम से निकल रहा था तो एक ट्रेनर आया, किसी को ट्रेन कर रहा था, तो उसने मराठी में मुझसे कहा कि मैं बहुत छोटा था जब मैं आपको शांति में देखा करता था और हम 2024 में बैठे हुए हैं। जी जी जी। अगले महीने मुझे इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हो जाएंगे। बधाई हो आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू। और 15 अगस्त 1994 पहला एपिसोड शांति का टेलीकास्ट हुआ था। हमने यही मार्च के महीने में शूटिंग स्टार्ट की थी, खरामा खरामा धीरे धीरे। और शांति मिलना भी एक बहुत अजीब सी, मतलब इसका श्रेय मैं राजेश जैस और अनुराग कश्यप और मरहूम जीतू शास्त्री को देता हूँ। मैं अलकादी साहब को बाय बाय बोल के आया था कि मैं अब बम्बई जाऊंगा और मुझे मुंबई में ही काम करना है। उनको लग रहा था कि मुंबई का लड़का है, ये इसका मन नहीं मान रहा दिल्ली में। और हम लोग ग्रीक ट्रेजेडीज और एक पंजाबी नाटक की रिहर्सल कर रहे थे, और उससे पहले हम एंटन चेखव का 3 सिस्टर कर चुके थे, जिसका उर्दू अनुवाद, और महेश एलकुंचवार की वाड़ा चेहरेबंदी के 3 पार्ट्स कर चुके थे, जो मराठी में 3 पार्ट्स होने से पहले हमने हिंदी में किया था। और प्रोफेसर वसंत देव की हैंड रिटन स्क्रिप्ट थी, एलकुंचवार साहब लेके आए थे दिल्ली में। यहाँ पे बाद में मराठी में हुआ, यहाँ पे जिसमें सचिन खेड़ेकर और दिलीप कुलकर्णी और सुरभा देशपांडे और दीपा लागू ये लोग सब थे जी। तो हमने विरासत, उसके बाद विरासत 2, विरासत 3, विरासत 1, 2, 3 और बहुत हिट हुए थे। अलकादी साहब 14 साल के सेल्फ बनवास के बाद आए थे और लोग उनके नाटक देखने के लिए, हम लोग एक तरह से मंडी हाउस के दिल्ली में स्टार बन चुके थे। फिर बलवंत गार्गी का अनुवाद किया हुआ हमने एंटन चेखव का 3 सिस्टर्स किया, जो अलकादी साहब ने मॉस्को आर्ट थिएटर और मॉस्को का पूरा सेट ही कमानी ऑडिटोरियम बनाया था। अब उसके बाद जब बम्बई आए तो आप मदर फादर ने कहा कि यार नौकरी तो करनी पड़ेगी तुम्हें। तब तक समझ में नहीं आ रहा था, आज की डेट में वही जैसे आप कह रहे थे, सोशल मीडिया नहीं था। एक फोटोग्राफ नेगेटिव पे डेवलप करके किसी कास्टिंग डायरेक्टर को देने में 8 रुपए जाते थे। तो मुझे एलकुंचवार साहब ने, क्योंकि गोविंद निलानी साहब की बहुत सी फिल्में एलकुंचवार साहब ने लिखी हैं जो उनकी नॉवेल्स पे, उनके प्लेस पे आधारित है, तो उनका एक प्ले है प्रतिबिंब, उसकी हार्ड कॉपी लेके जो देव साहब ने अनुवाद किया था, मुझे राजकमल स्टूडियो भेज दिया। और गोविंद जी द्रोकाल फिल्म की एडिट कर रहे थे उस टाइम, स्टीन बैक पे होता था कि नेगेटिव रख के आप एडिट करते हैं। तो वहां पहुंचा मैं, तो उन्होंने मुझे देखा, हाँ, मैं कहा सर वो महेश जी ने, तो उनको लगा कि कोई महेश एलकुंचवार ने रंगमंच के एक एक्टर को रेकमेंड किया है। तो एक छवि होती है कि आर्ट सिनेमा और रंगमंच के एक्टर कैसे लगते हैं, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, साधु मेहर, मतलब वो एक टिपिकल उनका एक डेफिनेशन होता है। और ये एक हैंडसम, यहाँ मैं लंबा चौड़ा पंजाबी, लंबे बाल, गोरा चिट्टा और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। तो मुझे देखा उन्होंने, और वहां द्रोकाल की एडिटिंग चल रही थी, तो उन्होंने मुझे विनीत कुमार और मनोज बाजपेयी, और मनोज का तो छोटा रोल था उसमें, लेकिन विनीत भाई और ओम जी, आशीष विद्यार्थी, इनके और सब हमारे सीनियर दोस्त बोले मुझे ऐसा चेहरा चाहिए अमित, तुम डेविड धवन के पास जाओ। डेविड को मैं फोन करता हूँ, मेरा जूनियर है। तो उन्होंने डेविड जी को फोन किया, उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं, 94 की बात कर रहा हूँ, जनवरी जी, यही 30 साल पहले। तो उन्होंने महबूब स्टूडियो फोन किया, और डेविड जी के असिस्टेंट अजय चंडोक, जो भी खुद डायरेक्टर है पंजाबी फिल्मों के भी, अजय आ गया वहां पर। बोला हाँ गोविंद जी सर, बोले एक एक्टर भेज रहा हूँ, अमित बहल नाम है, थिएटर वेटर किया हुआ है और काफी कुछ किया हुआ है, अलकादी साहब के साथ भी उन्होंने कुछ मेरी तारीफ वारीफ की, और महेश कुछ, हाँ सर अभी गोविंद जी को कौन मना करेगा। तो हम राजकमल स्टूडियो से ट्रेन लेके पहुंचे बांद्रा स्टेशन से ऑटो लिया, महबूब पहुंच गए, और संजय दत्त और गोविंदा की शूटिंग चल रही थी, डेविड जी बैठे हुए थे, तो हम आगे बैठे। तो मैंने अजय को बोला हाँ बैठो। तो 1 कप चाय हो गई, 2 कप चाय हो गई, 3 कप चाय हो गई। फिर डेविड जी ने बुलाया, नाश्ता ब्रेक हुआ, इधर आओ। तो देखो बेटा, मैं सिर्फ स्टार्स के साथ काम करता हूँ। तो अच्छा सर। मैं चले गया अंधेरी स्टेशन, और मैंने अलकादी साहब के पीए को फोन किया, संगीत नाटक अकेडमी में, डिंगरा साहब को, कि मैं वापस आ रहा हूँ यार, यहाँ मेरा कुछ नहीं हो रहा, नौकरी में भी दम नहीं। बोले वापस मत आना, अलकादी साहब ने तेरी टिकट की है बॉम्बे की, उन्होंने पैसे दिए, बिल्कुल आने की मत सोचना, बहुत नाराज हूँ। मैं क्या करूँ? नहीं मैं आ रहा हूँ, देख ले टिकट
टिकट कटवाई और हम पहुंच गए पृथ्वी थिएटर पहुंचे। वहाँ अनुराग कश्यप हमारे साथ जननाट्य मंच में था, राजेश जैस और जीतू भाई के साथ तो काम भी कर चुके थे दिल्ली में थिएटर में। बोले यार तू कहाँ है? मैं कहा मैं यही हूँ। कहते वो यूटीवी वाले ढूंढ रहे हैं तेरे को यार, उन्होंने तेरा नाटक देखा हुआ है दिल्ली में और शांति नाम का इंडिया का डेली सोप बन रहा है, तेरे को ढूंढ रहे कब से, तेरा नंबर ही नहीं है किसी के पास। तो मैंने कहा नहीं तेरे घर पे मैसेज छोड़ा है, तो मम्मी ने मैसेज ही नहीं दिया क्योंकि वो खिलाफ थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसने एक पेपर पे लिख के दिया कि भाई ये ले, शफी इनामदार के छोटे भाई हैं सुहेल इनामदार, वो कास्टिंग कर रहे हैं शांति की। और वहाँ पार्थो मित्रा नाम के डायरेक्टर, पार्थो तो आज की डेट में बालाजी हो या कुछ हो, मतलब टीवी के नंबर 1-2 डायरेक्टर्स में माने जाते हैं, उन्होंने फिल्म ही बनाई है। मैंने फोन किया लैंडलाइन पे, वो 1 रुपए का सिक्का नहीं मिले, तो अनुराग ने 1 रुपए का सिक्का दिया मुझे। हाँ, उस दौर में ये भी एक और पृथ्वी में वो एक ही मशीन थी जिसको हम सब कहते थे ये ट्रगलोरो का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। और सच में था ये सब। तो सिक्का डाला, कॉल किया, वहां पे सोहेल नहीं फोन उठाया, बोल जी मैं अमित बहल बोल, किधर हो तुम? 15 दिन से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कम नाउ, कम नाउ वेयर, वर्ली, एड्रेस लिखो। उसी पेपर पर एड्रेस लिखा, कम नाउ इमीडिएटली। मैंने एक पार्ट टाइम नौकरी ले ली थी, तो मेरे को टाई वाई शर्ट पैंट ब्रीफ के साथ में। तो मैंने अनुराग को बोला, मैंने कहा भाई ये तू बुला रहा है, पैसे कितने तेरे पास? मैं अभी दिल्ली की AC 3 टायर की टिकट लेके आ गया राजधानी की, 760 रुपए की, पैसे तो भी नहीं। कितने? मैंने कहा 20 रुपए। कहते कैसे पहुंचेगा 20 रुपए में तू? मुझे नहीं पता। फिर अनुराग ने 25 रुपए दिए, जैस ने कुछ 50 रुपए दिए, 75 हो गए मेरे पास, और 20 रुपए मेरे पास था। तो वहां से हमने ऑटो ली, पार्लर स्टेशन से ट्रेन, एल्फिंस्टन रोड उतरे, टैक्सी ली, पहुंच गए पोचखान वाला रोड यूटीवी के कास्टिंग ऑफिस में। और वहाँ सारे मॉडल टाइप और मतलब बहुत सारे लोग यंग ऑडिशन के लिए रुके। मैं कहा अपनी क्या मतलब यहाँ क्या होने वाला अपना? तो सुहेल आई और अमित भाई बोला हाँ ये लो स्क्रिप्ट पढ़ो। पढ़ लिया मैंने, हाँ याद हो क्या? मैंने कम मतलब अंदर रूम में चले, कैमरा रेडी। अब कैमरा कभी फेस नहीं किया था, तो बोले ये कैरेक्टर है, पर पता नहीं क्या हुआ, वो कैमरा उसने जब रोलिंग और एक्शन बोला कुछ तो जादू हुआ, अंदर का जो अभिनेता जाग उठा, कुछ तो हुआ। उससे पहले बहुत से निवाले मेरे मतलब मुंह में आते थे निकले, वो एक अलग आते रह गए। इससे पहले हुए ऐसे 2-3 किस्से थे। मैं आ गया वापस, एक पीपी नंबर छोड़ गया था जी कि अगर रिजेक्शन या सिलेक्शन हो मम्मी के पास नहीं आना चाहिए कॉल। दोस्त का पीपी नंबर, दोस्त का फोन आ गया, मम्मी आंटी अमित, बोला हाँ, बोले यार यूटीवी से फोन आया, तेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो बुलाए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। क्या बात कर रहा, बुलाए नंबर छोड़ा, नीचे गया पान की दुकान पे, वहां से कॉल किया, बोले सोहेल, बोला हाँ कॉन्ट्रैक्ट रेडी आ जाओ। तो वहां गए, बोला कि बहुत अच्छा लगा आपको ऑडिशन, 4 एपिसोड का रोल है। मैं कहा यार स्क्रीन में दिखेंगे तो सही, क्योंकि रंगमंच की आदत थी। क्या बात, ऊपर से इंजीनियर क्वालिफाइड, जो भी झिझक शिक्षण आपकी ना परफॉर्मिंग आर्ट्स में कभी कभी आपका शिक्षण और आपकी जिसको कहते हैं ना मध्यम वर्गीय जो एक मानसिकता है ना जी, सोच जो वो बहुत बड़ा मतलब एक अड़चन लाती है, रोड़ा बनती है। तो हम गए भाई, उन्होंने कहा 4 एपिसोड का रोल है और ठीक है जी, वर्कशॉप शुरू हो रही है और हम 3 कैमरा पे शूट कर रहे हैं। हमें क्या पता 3 कैमरा 4 कैमरा कुछ मालूम। पहुंच गए जी, आदि पहुंचा, वहां पे मेन डायरेक्टर, असिस्टेंट पार्थो मित्रा, सेकंड यूनिट डायरेक्टर भी पार्थो मित्रा, बाकी असिस्टेंट्स जोया अख्तर और फरहान अख्तर, शांति में असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब आज कभी कभार जब मैंने मतलब जब लक्ष्य की थी उनके साथ और जब अपना इनसाइड एज भी जब की थी इन लोगों के साथ, तो हंसी आती है, मतलब बैठ के बात करते क्या दिन थे वो। तो शांति की शूटिंग शुरू हुई, अब पता नहीं क्या हुआ, पहले एपिसोड में मैं था और इतना अच्छा रिस्पॉन्स हुआ एडवर्टाइजर्स को, ये वो, तो रोनी स्क्रू वाला और आदि पोचा ने बुलाया कि ये 4 एपिसोड नहीं, ये अब लंबा जाएगा, आपका काम अच्छा है। हम सिंसियरली काम कर रहे थे, मंदिरा का पहला शो था और उसके बाद 15 अगस्त 1994 को जब पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो घर पे अकेला बैठ के देखा था मैंने, और अपना नाम अमित बहल, और फिर उसके बाद जिसका टाइटल म्यूजिक था, जिस तरह से शूट हुआ था। और 20 अगस्त को मैं अंधेरी स्टेशन ट्रेन लेने जा रहा था और लड़के लड़कियों का एक झुंड मेरे आसपास इकट्ठा हो गया, तब मुझे पता चला कि जिंदगी बदल गई है। क्या बात है। तो इस बदली हुई जिंदगी की बात हम करेंगे आगे भी। हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बातचीत का रुख बदलना चाहते हैं और इसमें गीत को भी सम्मिलित करना चाहते हैं जो आपकी पसंद का हो। मैं तो किशोरदा का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनका एक बहुत प्यारा गीत है जो मैं अक्सर गुनगुनाते हैं। अक्सर मतलब हर रोज ही गुनगुनाते हैं। एक बार तो गुनगुना दीजिए पहले तो। मेरी आवाज गुनगुनाइए, गुनगुनाने में क्या है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। मेरा बहुत
मतलब प्रिय गीत है। अच्छा, ये गीत लगभग जितने संगीत प्रेमी हैं और किशोर प्रेमी जो हैं उन सबको ये गीत पसंद है, जबकि ये दुखी करने वाला गीत एक्चुअली वो जिस तरह से पिक्चराइज भी जो किया गया है, हाँ जी, वो जब काका जिस तरह से ट्रेन में बैठे हुए हैं और आखिर तक का जो सफर चल रहा है, बेटी के पास वो मिसेस के पास मिलने जा रहे हैं वो। करेक्ट। और जब हम छोटे भी थे, जब ब्लैक एंड व्हाइट में ये देखी थी फिल्म, हाँ, तो उस टाइम कलर टीवी था नहीं हमारे पास, तो मुझे तब से याद है, एक चाइल्डहुड मेमोरी है। हाँ, और जो आर्टिस्ट होता है ना, खासतौर से आर्टिस्ट, चाहे वो संगीतकार हो, लेखक हो, एक्टर हो, कहीं ना कहीं उसको अपने दुख में बहुत सुख नजर आता हाँ, है ना। ही लव्स एक पेन की जो फीलिंग है ना, ये जो दर्द अंदर का ना, जी जी, उसको वो अपने ही अंदर ग्लोरीफाई करता है। और ये सिर्फ एक दूसरा कलाकार, आप कलाकार हैं तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। कहते हैं ना कि हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते। करेक्ट। तो इस दर्द भरे नगमे को सुनते हैं जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग इस रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ
कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। एक बार फिर स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और यहाँ पर स्टूडियोज में हमारे साथ अमित बहल जी हैं। और अमित जी जिस तरह से अपनी बात बता रहे हैं, जिस विस्तार से अपनी बात बता रहे हैं, उनकी याददाश्त और उनका जो जुड़ाव है वो बातों में नजर आ रहा है। उसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। शांति में आपको शांति नहीं मिली, कहना होगा कि आपको प्रसिद्धि मिल गई जी, लेकिन आपका मन शांत हुआ। तो क्या आपने शुरू से सोच के रखा था कि आप एक एक्टर बनेंगे, जबकि आप बता रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, उस वक्त पर आप इंजीनियर थे, आप एक जॉब भी कर रहे थे जी। और आप मुंबई से हैं? मेरी एक्चुअली जब विभाजन हुआ तो मेरे फादर की फैमिली दिल्ली पहुंची, मदर की फैमिली जयपुर आई, और फिर इनकी शादी दिल्ली में हुई, और मम्मी उससे पहले राजस्थान में वो हिंदी की अध्यापिका थी, बाउंस कॉलेज की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी थी, सीनियर हिंदी की अध्यापिका थी यहाँ पर। तो मेरी पैदाइश यहीं मुंबई की है, प्रॉपर बांद्रा में पैदा हुआ। उसके बाद 76 में हम लोग अंधेरी आ गए थे, तो एकदम पैदाइश बाकायदा यहीं की है। और जिस स्कूल में गया वो बहुत ही फिल्मी स्कूल है, और आर्ट्स एंड कल्चर के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, चाहे वो परमीत सेठी हो या बॉबी देओल हो या हिमालय हो या भाग्यश्री हो या विक्रम भट्ट हो या रवीना टंडन हो या फरदीन खान हो। हाँ, तो जिस तरह के सारे बॉयज होते हैं बांद्रा और अंधेरी के बॉयज, उस तरह से पल बढ़ रहे नहीं, मेरे साथ दूसरा ये था, दो दुनिया जी रहा था मैं। एक तरफ घर पे हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, हरिवंश राय बच्चन, साहित्यिक डॉक्टर राई मसूम रजा, पुल देशपांडे, क्या बात, प्रोफेसर वसंत देव, वाह, शांता गोखले, और यहाँ पर म्यूजिकल, इस तरह के लोग हमारे घर पर आ रहे हैं, और साहित्यिक डिस्कशन हो रहा है, और राजेंद्र सिंह बेदी और बलराज साहनी साहब और ये लोग सब हमारे घर पर आने, इनका मम्मी के साथ डिस्कशन, मम्मी रेडियो वॉइस भी थी, और जो ब्लाइंडनेस से पीड़ित उनकी वॉइस बुक्स भी रिकॉर्ड करती थी, आउट ऑफ फ्लूइड कल्चर के लिए भी बहुत कुछ रशियन टू हिंदी रिकॉर्ड करती थी। तो ये एक, और स्कूल में बहुत ही फिल्मी माहौल, ये सारे फिल्म वाले थे, और फादर मेरे इंडियन नेवी नौसेना में थे, नेवी में इंजीनियर थे, तो वो एक उनका डिसिप्लिन वहां पर। और तो हमारी घर पे एकदम ही अपब्रिंगिंग जो थी वो बहुत ही मिडिल क्लास थी, बहुत ही मध्यम वर्गीय, और माता जी के जितने मित्र थे वो सारे आधे से ज्यादा मराठी थे, इसलिए मेरी मराठी बहुत शुद्ध है।
बहुत से मेरे मराठी दोस्त कहते हैं, सीरियल्स आपने किए हैं? मैंने मराठी का आपके स्वराज्य पास रक्षक संभाजी किया, जी। जिसमें मैं औरंगजेब था, जिसमें मुझे देश भर में बहुत प्रसिद्धि मिली, और खासतौर से महाराष्ट्र और जहाँ पर जो लोग शिवाजी और संभाजी को चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, ढेर सारी गालियां भी पड़ी, ढेर सारे मतलब, बट ठीक है, वो तो एक एक्टर का, तो पैदाइश मेरी यहीं की है। आपका दिल्ली जाने फिर कैसे हुआ? नौकरी का क्या था सिलसिला? ये सब क्या है? स्कूल में हमको बहुत प्रोत्साहन मिला, थिएटर के लिए, डिबेट्स के लिए, एलिक्यूशन के लिए, क्विज कॉम्पिटिशन्स के लिए, बहुत सारा प्रोत्साहन मिला, बहुत कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। और 11वीं 12वीं में जब मैं भवन से आया, मैं एक्चुअली जेवियर जाना चाहता था, आर्ट्स करना चाहता था, जर्नलिज्म और थिएटर करना चाहता था। अब मम्मी ने हमको कहा था ये थिएटर, रंगमंच, कला, ये हॉबी, ये ठीक है, बट आप इसको करियर नहीं बना सकते, आजीविका का साधन नहीं बना सकते, रुचि रख सकते हैं आप, रुचि आप रख सकते जी। तो अभी जेवियर्स में आर्ट्स में हमारा एडमिशन हो गया। वहाँ पे जेवियर्स की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी हिंदी की, वो तो मुझे जानती थी बचपन से, मम्मी की स्टूडेंट थी। रिपोर्ट पहुंच गई, एडमिशन कैंसिल, हम भवंस कॉलेज जा, मम्मी साइंस। तो 11वीं में चलो हमने बहुत कंपटीशन में पार्टिसिपेट, बम्बई का ऐसा कोई इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन था जहाँ मैंने प्राइज नहीं जीता, क्या बात। और भवंस कॉलेज को मैप पे भी पहुंचाया, वो आज भी लोग याद करते हैं। हाँ, हाँ, 12वीं में हम पढ़ाई में लग गए, मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया, मार्क्स भी अच्छे आ गए। हाँ। अब हम थे रामराव अधिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, सीबीडी बेलापुर, जहाँ ट्रेन भी नहीं होती थी उस जमाने की बात मैं बात कर रहा हूँ 80s की 86 बात। हाँ, 80s की बात 86। अब वहां पर क्या हुआ कि अंधों में काना राजा कहिए, या एक रेगिस्तान में इकलौता एक पेड़ लोगों को लगा ये अमित बहल है। हमारे सीनियर थे शंकर महादेवन, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं। नवी मुंबई के ही तो शंकर हमारे कॉलेज के सीनियर थे, लेकिन शंकर एग्जाम्स नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बहुत टूरिंग करते थे जी। जाकिर हुसैन साहब और लुई बैंक्स के साथ बहुत टूरिंग करते थे। तो सेकेंड ईयर में जब मेरी पहचान बन गई कॉलेज में, तो इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स में, क्योंकि किसी ने सुना नहीं था रामराव अधिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, RAIT, ये क्या है। तो शंकर और मैं, हम 2 मेंबर का कंटेंजेंट जाता था, नॉन रिजर्व कंपार्टमेंट में, यहाँ से पिलानी जाना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU IT जाना, IIT खड़गपुर जाना, मूड आए फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना। कहाँ गए मैं और शंकर, और कितने प्राइजेस जीत के लाए। शंकर का तो क्लियर था, मुझे ये था कि यार ये तो यार म्यूजिशियन भी है, मतलब 10-12 मतलब इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, कर्नाटिक भी गाता है, हिंदुस्तानी भी गाता है, गजल भी गाता है, मतलब ये तो कहीं भी पहुंच जाएगा। मैं लिखता भी था, आवाज भी ठीक ठाक थी, हिंदी भी ठीक ठाक थी, अंग्रेजी भी ठीक ठाक थी। ठीक का क्या मतलब? एक मतलब लेकिन क्या था, कभी सोचता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, कभी सोचता था इंजीनियर बन जाऊं, और ये ना ख्याली पुलाव। तो मुझे दुबे जी ने कहा, सत्यदेव दुबे ने, जब मैं उनके साथ वर्कशॉप भी कर, कि तुझे दिन भर जो अलग अलग किरदार, मतलब व्यवसाय के बारे में सोचता है ना, ये तेरे अंदर का कलाकार है कि तू आज ये भूमिका निभाना चाहता है, कल तू रेडी वाला बनना चाहता है, तू अपने अंदर 20-30 व्यवसाय देख रहा। मैं कहा तू फिर नट ही है, बट नट के ये नट बोल्ट घर पे टाइट हो रहे थे, तो भाई ठीक है, हम नहीं कर पाए, तो चलो एक्टिंग छोड़ने के लिए हमको यहाँ डॉक्टर चंद्रप्रकाश चाणक्य की कास्टिंग कर रहे थे। अच्छा। और मैं सबसे पहली चॉइस था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। मम्मी ने मना कर दिया, जो जीता वो सिकंदर। मम्मी को लेकर बड़ा रोष है आपकी बातचीत और में। उन्होंने ही प्रोत्साहन दिया, प्यार भरा है कि बहुत प्यार भरा, उन्होंने ही प्रोत्साहन दिया था। वही मैं कह रहा हूँ। मतलब मुझे याद है कि हिंदी दिवस पर जब छठी जमात में मैंने पहली बार स्पीच दी थी, और जब तालियां बजी थी, तो जाहिर है छठी जमात का बंदा क्या स्पीच ली, मतलब रटी थी। और 15 अगस्त और 26 जनवरी की मेरी सारी जितनी भी स्पीचेस होती थी, तो सारी मम्मी लिख के देती। जाहिर टीचर और मैं एनसीसी में था, तो वो यूनिफॉर्म में, बाकी लोग नॉर्मल यूनिफॉर्म में, जब वो एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में जब आप परेड से बाहर निकल के जब आप माइक के सामने गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस की एक स्पीच देते हैं, तो उसका फीलिंग अलग आती है। क्या तालियों में एक स्पिरिट अलग होता है। बिल्कुल। जब आप भारत माता की जय और जय हिंद उसके बाद बोलते हैं, तो वो एक तालियों की गड़गड़ाहट की एक आवाज जो है ना, वो मतलब वो एक्टर को ना बहुत करप्ट कर देती। वही करप्ट करती है, वही तो है। लेकिन वो करप्ट किस तरह से करती है? वो करप्ट इसलिए करती है क्योंकि वो एक्टर क्या है ना, मतलब जिंदा इसलिए रहता है क्योंकि वो अंदर से बच्चा है। कोई भी कलाकार नहीं, कलाकार क्या है, हर व्यक्ति बच्चा है। कलाकार कुछ अपने बचपन को जब दबा के रखते हैं, हाँ, तो उनका बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है ना। मैं जब गुलजार साहब को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे छोटा बच्चा तो है ही नहीं कोई। ये बात तो सही है। एनीवे, तो जो जीता वो सिकंदर की कास्टिंग हो रही थी। अंकुश मौला हमारे अच्छे दोस्त, वो स्कूल में हमारे जूनियर थे। मंसूर खान ने हमारा फिरोज अब्बास खान का नाटक देखा था, रॉयल अंडर द सन पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में 1990 में, 1990 की बात कर रहा हूँ। बोले तेरा काम अच्छा लगा, तेरी पर्सनालिटी सही है, तू ऑडिशन के लिए आ मेरे स्टूडियो। ऑडिशन दिया जी, सिलेक्ट हो गया। मम्मी ने मना कर दिया, तू दिल्ली जाएगा, वहाँ जॉब ऑफर था। तो 1991 में मैं मल्हार, जो सेंट जेवियर्स का फेस्टिवल होता है, उसको जज किया मैंने, और 1991 अगस्त के महीने में मैं दिल्ली चला गया। 1-1.25 साल मैंने
नौकरी करने गए वहाँ? नौकरी कर रहा था, मैं इंजीनियर था और मैं फिर उसके बाद बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेनिंग थी। जो ये आप नो स्टिच कैटरैक्ट मोतीबिंदु की जो स्टिचलेस कैटरैक्ट सर्जरी, मैं इस देश का पहला इंजीनियर हूँ जो इन इक्विपमेंट पे ट्रेन किया। आधे से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स को मैंने ट्रेन किया, इक्विपमेंट मैंने सप्लाई किया। क्या बात? जी। लेकिन 1992 की बात, एक साल मैंने कोई थिएटर नहीं किया। उसके बाद आमिर रजा हुसैन के साथ एक नाटक किया, मजा नहीं आया। वहां फिर जुड़ गए आप जाकर फिर से? थोड़ा सा, मतलब वो उनका नाटक देखने गया था, उसका स्टेज मैनेजर, उसने मुझे पहचान लिया था। उसने उससे पहले पृथ्वी में मैं काफी प्लेस कर चुका था, फिरोज अब्बास खान के साथ भी काम कर चुका था, मैं वीना पन्नी चावला के साथ लिटिल प्लेयर्स में भी काम कर चुका था। तो लोग जानते थे कि भाई यंग, और इंटर कॉलेजिएट सर्किट पे एक नाम भी बना लिया था। उसके बाद यात्रिक के साथ एक थिएटर वर्कशॉप की, उनके साथ एक हिंदी नाटक किया, मैं, मुकुल नाग, विनिल मार्कन, अभिजीत दत्त डायरेक्ट कर रहे थे। एक इंग्लिश नाटक किया और 1992 अक्टूबर में अलकाजी साहब के यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन भी एक अजीब था, और वो जो 3 साल मैंने उनके साथ बिताया उसने मेरी जिंदगी को चेंज, मतलब इतना बदला है। और मुझे वो करेज, वो जिसको हम कहते हैं, मतलब एक मन में ठहरावा है कि करना है तो ये करना, नहीं तो जिंदगी में और कुछ नहीं करना। क्योंकि अलकाजी साहब को मैं अपने पिता से भी ऊपर मानता हूँ, माता जी से भी ऊपर मानता हूँ, और मुझे लगता है कि उनका योगदान मेरी जिंदगी में, सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, आप नसीर भाई से या अलका जी, यानी कि आप एनएसडी के अलका जी की बात कर रहे हैं? वही है, एक ही है पूरे यूनिवर्स में। तो एक उनसे आपका कैसे मिलना हुआ? और अलकाजी साहब दिल्ली आ गए थे 14 साल बाद, और एनएसडी रेपर्टरी के नाटक डायरेक्ट कर रहे थे। दिन के अंधेरे, रक्त कल्याण और जूलियस सीजर जी, जिसमें प्रतिमा काजमी, रोहित आशुगौड़, सौरभ शुक्ला, श्री वल्लभ व्यास, ये लोग सब रेपर्टरी कंपनी में थे, अभिजीत लाहिरी, ये लोग सब थे। तो हम तो प्ले देखने गए थे। अलकाजी साहब का नाम सुना हुआ था मुंबई में, क्योंकि शुरुआत उनकी मुंबई थिएटर से ही हुई थी, लंदन जाने से पहले। नसीरुद्दीन शाह के गुरु, विजय मेहता के गुरु, है ना, सई परांजपे के गुरु, ओमपुरी के गुरु, पंकज कपूर के गुरु, जी हाँ, वही अनुपम खेर के गुरु, तो रघुवीर यादव के गुरु। शुरुआती दौर में अलका जी से मुलाकात कर ली, उनके शिष्य बन गए आप? शिष्य मतलब मेरे ग्रुप वाले अभी भी कहते हैं, और कितने सीनियर नसीर भाई भी कहते हैं कि तेरे जैसा मुंह लगा अलका जी का स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। उसका एक कारण ये था, एक तो बंबई का था मैं, तो हमारी अंग्रेजी, अलका जी साहब और हमारी अंग्रेजी, और जो जब वो चीजें जो बचपन में जिन जॉइंट्स में जाते थे वो हमने भी वो किया हुआ है। और उनकी पैदाइश पुणे में थी, पुणे के बाद वो तो उनकी ज्यादातर पढ़ाई मुंबई में हुई। थिएटर यूनिट उन्होंने स्टार्ट किया, अमीन सयानी साहब, राहिल सयानी साहब, एलिक पदम सिंह के बड़े भाई, फिर ये सब लोग, जो मोमी कपाड़िया, आदि मर्जबान साहब, जो बम्बई स्कूल ऑफ थिएटर होता था ये। तो एक तरफ भिंडी बाजार में कादर खान और ये पुराने लोग और ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, एक मराठी का गढ़ होता था, और अंग्रेजी का जो मेन गढ़ था वो अलकाजी साहब का थिएटर और पारसी थिएटर। और हिंदी में धीरे धीरे लोग शुरू कर रहे थे। मराठी तो मतलब चाहे वो दीनानाथ मंगेशकर हो या काशीनाथ घाणेकर हो, वो सब तो चल ही रहा था। तो हिंदी थिएटर को यहाँ पर बढ़ावा मिला पंडित सत्यदेव दुबे जी तो अलकाजी साहब के स्टूडेंट थे। जी। थिएटर यूनिट अलकाजी साहब ने दुबे जी को दिया। तो अलकाजी साहब से जब मुलाकात हुई और इतने किस्से सुन चुके थे, और जब उन्होंने सिलेक्ट किया और जब उनके साथ काम करना शुरू किया, तो आपकी इंद्रियां और आपकी जिंदगी की परतें हर रोज खुल रही थी। मतलब आपको लग रहा था कि वाह, अब तो आप कहाँ थे। और ये आदमी आपको, जो आपके जिसको कहते हैं ना बॉडी के पोर्स या जो बंद है, वो सब खोल रहे थे। मतलब ठंडी में आपको पसीना आ रहा था, वो इतना सोचने पर आपको मजबूर कर रहे थे। चाहे वो सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, चाहे आर्ट हो, चाहे फोक आर्ट हो, मतलब वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक हो, कर्नाटिक म्यूजिक हो, हिंदुस्तानी क्लासिकल हो, वारली फॉर्म ऑफ पेंटिंग हो, सरियल फॉर्म हो, साल्वाडोर दाली हो, माइकल एंजेलो हो, या फूलो देशपांडे हो, या फिर कलरी पैट हो, या कथकली हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट का हो, या फिर उछाऊ हो, मतलब या गरबा हो, मतलब अलकाजी साहब आपके सामने दुनिया खोल देते थे। पूरा भारत तो थे ही, पूरी दुनिया साथ ले आते थे। और वो हमेशा कहते थे कि जब से मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, उन्होंने एक भी अंग्रेजी नाटक डायरेक्ट नहीं किया था। मुंबई में वो इंग्लिश प्लेस करते थे। उनका ये मानना था कि देश की भाषा हिंदी है और हिंदी से जुड़ी हुई भाषा है, संपर्क भाषा जो है वो, चाहे वो हिंदी है, हिंदुस्तानी, उर्दू, जी, उसके डायलॉग्स हो, बट हिंदी बेस है, उसके साथ बेस जो। तो मिड 70s से लेके उनका जो आखिर का प्ले था जो हमारे साथ हुआ था 1995 में, उन्होंने दिल्ली में एनएसडी या लिविंग थिएटर में एक भी नॉन हिंदी प्ले नहीं किया। अच्छा। वेरएज उनकी हिंदी बहुत खराब थी। अच्छा। अरब थे, एजुकेटेड इन इंग्लैंड, मतलब वो जिसकी पर्सनल सिपाही म्यूटिनी की कलेक्शन जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उन्हीं के पर्सनल फोटोग्राफ्स, एक्चुअल फोटोग्राफ्स उनके पास 300 थे, मतलब रेयर फोटोग्राफ्स। गुरु कुटीर बनाई थी उन्होंने, अलकाजी गैलरी ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट इन लंदन और न्यूयॉर्क में, जो चैरिटी पे चलाते थे, जहाँ बेस्ट पेंटिंग्स थी, चाहे वो पहाड़ी सन्याल हो, चाहे जतिन दास हो, चाहे गणेश पाइन हो,
सभी लोग इनके शागिर्द बोल लो, या एक बार आप अलकाजी साहब के अंडर आप सीख लेते हैं ना, आपको लगता है कि बाकी बोलना नहीं चाहिए, सभी ग्रेट हैं, क्योंकि वो आदमी आपको इतना देता है। और अलकाजी साहब बड़े नाराज हुए थे जब उन्होंने पता चला कि मैंने फिर से नौकरी ली है। उन्होंने कहा था कि, एक इंग्लिश में बोला था कि इफ यू डोंट जंप इनटू द वाटर यू विल नेवर लर्न टू स्विम, एंड इफ यू सेल इन 2 boats यू विल ओनली रिप योर लेग्स अपार्ट। डिसाइड कर लो। और जब शांति पर हिट हुआ तब भी मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन चाहे माता पिता का साथ हो या जो गुरुजनों का आशीर्वाद हो, जो हो, उसके बाद जिस तरह से काम मिलता गया, नौकरी में कंटिन्यू करने का सवाल ही नहीं था। और कहीं जाता भी था तो ऑफिस के लिए, काम के लिए। अभी तो आपका प्रोग्राम देख रहे थे, आपका प्रोडक्ट बेचने आ गए, तो वो भी एक चीजें थी। तो ये हाँ, है, उस समय आवश्यकता फिर आपको रह भी नहीं गई थी, आपकी अपनी पहचान हो गई थी, काम आपका था, और इतना काम था उस वक्त आपके पास कि लगातार काम बढ़ता जा रहा था। जी। तो नौकरी तो खैर वो अब सेकेंडरी हो गई थी और वो जरूरत भी नहीं थी आपको। फिर मम्मी पापा को लगा भी कि शायद यही डिसीजन हम 91 में ले लेते, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं तो फिर 92 में मुझे अलकाजी साहब ना मिलते। तो मैं एक, जो मेरे अंदर का, जिसको जो तराशा है, जिसने जिसको ढूंढा है, जिसकी परतें खोली हैं, जिसको एक्सप्लोर करवाया या खुद ही एक्सप्लोर करवाया, शायद अलकाजी साहब ना होते तो आज मैं अभी भी वो एक दबा दबा सुपरफिशियल टिपिकल मुंबई का कलाकार होता, जो मुझे लगता है मैं नहीं हूं। इसलिए ऊपर वाले ने मुझे इतने अपॉर्चुनिटी दी अलग अलग रोल करने की। हाँ, आपके पास रोल्स बहुत ज्यादा हैं। उन रोल्स की बात करेंगे, लेकिन बात करते करते बीच बीच में हम संगीतमय हो जाते हैं, जी। म्यूजिकल हो जाते हैं। जी। तो आप बताइए अपनी पसंद का कोई एक गीत जो आज की इस बातचीत को और आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। चूंकि अभी हमने गुलजार साहब की बात की, तो फिर आई थिंक साहिर साहब की एक गीत है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। गुलजार साहब की बात की तो साहिर साहब का गीत क्यों फिर? क्योंकि मतलब इसमें अलग अलग बात निकली, तो मैंने कहा मतलब गीतकार की बात जब निकली, बस उतना ही। जी बताइए सर, बताइए। मैं कह रहा हूँ ये पल दो पल का शायर हूँ, मेरे आपको सुनाना चाहते तो मेरा एक चाहिए था गीत। और ऑफकोर्स मैं साहिर का रोल करने वाला था चेतन साहब की फिल्म में। हाँ, जब मैं नया था, और वो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। हमारे मित्र हैं सुशांत सिंह, हमारे बैचमेट हैं, वो थे उस फिल्म में, सादिका थी, और एक लव स्टोरी थी जो कि पार्टीशन, पूरे मतलब ये जो बंटवारा हुआ था उस विभाजन में, तो उसमें फिल्म का जो एक सूत्रधार वो साहिर था, कि साहिर की जुबानी अच्छा ये विभाजन की कहानी। अरे वाह। तो उस टाइम मुझे याद है चेतन साहब की जो एक्स वाइफ है वो अलकाजी साहब के साथ रहती थी, उमा जी, उमा आनंद, जिनके बेटे हैं केतन आनंद, और उमा जी ने मेरा नाम चेतन साहब को दिया था, और अलकाजी साहब के अच्छे मित्र भी थे। तो मेरी एक फोटोग्राफ उन्होंने दी थी जिसमें मैंने उनके ही नाटक की एक थी जिसमें मेरी दाढ़ी है, तो बुलाया था मुझे और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। फिल्म बनी नहीं, तब मुझे शायर के बारे में ज्यादा कुछ जानने का मतलब एक मौका मिला। और गुलजार साहब से तो ऑफकोर्स पिछले 12 साल से तो मैं मतलब रूबरू हो ही रहा हूँ। तो ये गीत आप, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, बिल्कुल ये गाना सुनते हैं। और इस गाने के तुरंत बाद हम आपसे बातचीत करेंगे थिएटर की, जो आपका मनपसंद विषय भी है। जी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। अमित बहल जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपनी बातें बड़े ही खुलकर और बड़े ही जज्बाती होकर बता रहे हैं, और इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि आपका अपनी बीती बातों से कितना गहरा लगाव है, और वही जो बातें हैं वो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और अलग अलग क्षेत्र में आपको सफल भी बनाती हैं। हम बात कर रहे हैं अब आपसे थिएटर की। थिएटर जो है, आप क्या मानते हैं कि टेलीविज़न फिल्मों में आने के लिए थिएटर एक पायदान के रूप में है, या थिएटर अपने आप में करते रहना चाहिए? हमने ये देखा है कि हम ग्लोरीफाई करते हैं थिएटर को, ये कहते हुए कि ओम पुरी जी, नसीर जी, अमित जी, ये जो हैं ये थिएटर से जुड़े हैं और ये फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो क्या फिल्म कमतर या थिएटर कमतर, या दोनों पैरेलल? क्या आप बताइए, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बहुत ही एक पेचीदा सवाल है, लेकिन ये सवाल का उत्तर देना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सारे मीडियम्स में खेल चुका हूँ। रजनीकांत बस कंडक्टर, मरहूम राजकुमार थिएटर से नहीं था, और मेथड एक्टिंग के बादशाह दिलीप साहब तो मतलब फ्रूट स्टॉल चलाते। हाँ, मेथड एक्टिंग के बारे में भी सर आपसे बात करेंगे। आपके कुछ इंटरव्यूज मैंने पढ़े हैं, उसमें आपने उसके बारे में कुछ और कहा है। फिलहाल आप आगे बढ़िए। तो अब ये जो जिनको हम बादशाह मानते हैं, हाँ, पृथ्वीराज कपूर साहब थिएटर से थे, पृथ्वी थिएटर, हाँ जी, शशि कपूर थिएटर से थे, उनका पूरा खानदान एक थिएटर से था। बट हाँ, मेरा ये मानना है कि थिएटर का नशा जिसने एक बार चख लिया, थिएटर जरूरी नहीं है। नहीं है इन मीडियम में, इन माध्यमों के लिए जरूरी नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे थिएटर के बहुत से सीनियर दिग्गज कलाकार हैं जो सिनेमा में अपना नाम नहीं बना पाए। उनको मौके बहुत मिले, लेकिन वो थिएटर से ही बाहर नहीं आ पाए। अच्छा। हर मीडियम की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी एडवांटेजेस होती हैं। आप कितने शार्प हैं, कितने अलर्ट हैं, कितना आप उस मीडियम को, उस माध्यम को समझते हैं। कि जैसे थिएटर में आपकी जो पूरी जिस्म है, आपका पूरा जो बॉडी है, आपका पूरा अंग, उस सब का उपयोग होता है। और थिएटर में कोई कट नहीं है, लाइव है। जब हम किसी सभा में जाते हैं और एक स्पीच देते हैं, वो भी लाइव है। जो लोग स्टैंड अप करते हैं, लाइव करते हैं, वो लाइव है। कोई क्लासिकल म्यूजिशियन या कोई गजल सिंगर जब वो लाइव, उसमें कुछ वैसे ही थिएटर। अब वही लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं। जाहिर है कि आप भी कहीं ना कहीं जाके अपना वक्तव्य देते होंगे ना, लेकिन आज हम स्टूडियो में, तो आपको उस मीडियम की लिमिटेशंस और पहुंच के बारे में आपको समझ होनी चाहिए। और आपको ये भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये ऑडियो विजुअल मीडियम है, वो प्योरली विजुअल मीडियम है, वो लाइव है या रिकॉर्डेड है ना। और हर एक के पर्दे का फर्क है। आज की डेट में जिस तरह के कैमरे यूज कर रहे हैं ओटीटी पे, टीवी पे और फिल्म पे, कैमरे सेम है, सिर्फ कैनवस और प्रोजेक्शन वो अलग होता है। आप कोई भी ओटीटी का प्रोजेक्ट या फिल्म आप जब अपने घर पे देखते हैं, दोनों सेम लगते हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट और शूटिंग का एक है। लेकिन जब टीवी प्रोग्राम देखते हो, आपको साफ पता चलता है ये टीवी प्रोग्राम है। उसी हॉटस्टार पे अगर आप स्पेशल ऑप्स देखें, या उसी हॉटस्टार पे आप एक फिल्म देखें, या उसी हॉटस्टार पे आप मेरा शो बातें कुछ अनकही से देखें, आपको पता चल जाएगा कि बातें कुछ अनकही से टीवी शो है और बाकी दो वो माध्यम अलग है। कलाकार को ये समझना जरूरी है। थिएटर क्या होता है? थिएटर अब जैसे संगीतकार है या मैं कहता हूँ गायक है, गायक को रियाज का बहुत मौका मिलता है। कलाकार जो होता है, एक प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में एक वक्फा आता है, एक पॉज। उस पॉज में वो क्या करे, वो अपनी कैसे कला को मतलब उसको तराशे, इम्प्रूव करे। तो उस समय जब अगर आप थिएटर कर रहे हैं या थिएटर से आप जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी जिसको इंजन को ना वो एक ऑयलिंग कर देता है। और रंगमंच में आप जब भी वापस जाते हैं और बार बार करते रहते हैं,
आपकी इंद्रियां हमेशा तेज रहती है। बहुत ज्यादा टीवी करने से आप अपनी बाकी के जो फैकल्टीज हैं, आपकी बॉडी, आपकी आवाज, आपकी आंखें, आपके हाथ, वो इतने उपयोग में नहीं आते क्योंकि वो टेलीकास्ट ड्रिवन है। और सिनेमा में लाइट और साउंड और वीएफएक्स और एडिट का इतना भारी प्रभाव होता है कि सही कला दिखाने का उतना मौका नहीं मिलता। तो कलाकार की सही बढ़ास तो रंगमंच पे ही निकलती है। जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं उनकी जी। और जो नहीं जुड़े हैं वो रंगमंच पर कैसा फील करते होंगे? देखिए, जैसे हमारे सीनियर हैं, आपके प्रोग्राम पे भी आए थे, कमलजीत सिंह जी, कुकू जी। जी। कुकू जी ने पहले थिएटर नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने अभी इफ्ता के साथ मिर्जा गालिब किया तो कह रहे थे हमें तो ये कमाल का एक्सपीरियंस है मेरे लिए। क्या बात है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वापस ड्राइंग बोर्ड पे चले गया हूँ। और थिएटर, ये तो खून चखने वाली बात है। जिसको थिएटर का खून चख लिया जिसने, अमृत चखने वाली बात है, आदमखोर हो जाता है एकदम। मतलब आपको लगता है कि ये मंच मैं छोड़ के ना जाऊं। इसीलिए तो नसीर भाई ये लोग बार बार फिर से थिएटर के लिए जाते। या साउथ में प्रकाश राज ले लीजिए, कैलकाटा में विक्टर बैनर्जी ले लीजिए, उत्पल दा, इतने बड़े मान, बलराज साहनी, जिनको मैं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ कि दिलीप साहब के बाद मेथड एक्टिंग के मतलब किंग, वो हमें एंड तक, अपने आखिरी सांस तक वो थिएटर करते रहे। हंगल साहब, रीमा लागू, दिलीप प्रभावलकर, नाना पाटेकर, मतलब ये लोग आज भी थिएटर सभी आज हम भी जुड़े हुए हैं अपने कार्यक्रम से भी। लेकिन बीच बीच में हम थोड़ा सा संगीत को साथ लेना चाहते हैं, वो भी आपकी पसंद का। मैंने एक फिल्म की थी जिसका म्यूजिक शंकर एहसान लॉय ने दिया था। फिल्म का नाम था लक्ष्य का टाइटल सॉन्ग मुझे बहुत प्रोत्साहित करता और शंकर ने गाया था। बहुत अच्छा। हाँ, इंस्पायरिंग है। तो अगर वो लक्ष्य का टाइटल सॉन्ग, अगर क्या आपने कह दिया, बस वो प्ले कर देते अभी तुरंत। जी। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है।
हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे टीवी और फिल्म अभिनेता अमित बहल से जी श्याम की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले सप्ताह। हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।